अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर क्लास 9 के सेट 1 को देखने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं जैक बोर्ड ने इसे जारी किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी आप जो है यहाँ पर अच्छे तरीक़े से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आएगा, फंसेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, उसके मैं आपको यहाँ पर आंसर बताऊँगा और अच्छी तरीके से समझा कर सही प्रश्नों का उत्तर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद जो है रांची द्वारा यहाँ पर 2022-23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये कक्षा 9 का है, विषय हमारा क्या विज्ञान है और समय जो है 1.5 घंटा का रहने वाला है। पूर्णांक यहाँ पर 40, यानी कि यहाँ पर जो कुल प्रश्न कितने रहेंगे 40 रहेंगे और सही प्रश्न जो है अनिवार्य है, सही प्रश्न आपको बनाना है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारा। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, कुल प्रश्न कितने हैं 40 प्रश्न है और सभी प्रश्नों के उत्तर जो है अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया। मतलब आप एक प्रश्न सही करेंगे तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर बोला गया प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन कीजिए और इसमें से कौन सा विकल्प जो सही होगा उसको आपको चयन करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। मतलब यदि आप कोई प्रश्न गलती कर देते तो उसका आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, जो कि हर एक बार होता है, इसमें अंक आपको नहीं मिलता है। मतलब गलती कर देंगे तो उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मतलब उसका, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मतलब अंक नहीं काटा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर है कुल आप सही फॉर्मेट आप समझ चुके किस प्रकार से यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। 40 प्रश्न रहेगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखना, समय 1.5 घंटा रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा आ गया और पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न यहाँ पर है निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। देखिए कौन सा राशि है जिसका एसआई मात्रक समान होगा, जो कि आप लोग प्रश्नों को देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बड़े कर दिया, देखिए प्रश्न आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न है निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। देखिए कौन सा ऐसा 2 राशि है जिसका एसआई मात्रक यहाँ पर समान है, 2 करके राशि यहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन हमारा क्या चाल और वेग, दूसरा ऑप्शन हमारा त्वरण और विस्थापन, तीसरा ऑप्शन हमारा बल और संवेग, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो है चाल और वेग दोनों का हमारा क्या होगा, एसआई मात्रक जो दोनों का समान होगा। क्यों समान होगा, जैसे देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी का क्या होगा मीटर और समय का क्या होगा सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। इसका चाल का मात्रक क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का क्या हो जाएगी मीटर और समय का क्या हो जाएगा सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों चाल और वेग दोनों का ऐसा मात्रक क्या होगी मीटर प्रति सेकंड ही होगा। लेकिन चाल जो है वे हमारे क्या एक अदिश राशि है और वेग हमारे क्या एक सदिश राशि है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, 2 नंबर प्रश्न हमारा है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। देखिए दिशा इसका फिक्स है, मतलब दिशा फिक्स है, परिणाम तो उसमें फिक्स परिणाम तो रहेगा ही, है ना। दिशा और परिणाम दोनों मालूम है, मतलब ये एक सदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ राशि तो हमसे नहीं पूछा है। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमारा वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। चाल ये नहीं कहलाएगा हमारा। तो वेग में क्या होगी, दिशा हमारा दिशा फिक्स होता है, ठीक है, रेखीय पथ पर गति करती है। तो ये भी हम लोग कह सकते थे यहाँ पर। तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की दूरी क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है वेग का एसआई मात्रक होगी। वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक आपको पूछा गया है ना। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहाँ पर देखिए हमारा जो है वेग पूछा गया है ना। तो वेग बराबर क्या होगी, वेग बराबर होता है वेलोसिटी ना। तो वेग बराबर क्या होगी, विस्थापन बटा समय होगा। तो विस्थापन क्या होगी, मीटर हो जाएगा और समय का क्या होता है सेकंड, यानी कि किसका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। और वेग का ऐसा मतलब क्या हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। तो ये रहा हमारा 4 नंबर प्रश्न, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमारा है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, ठीक है। स्वचालित वाहनों में क्या होता है, एक यंत्र लगा होता है और उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, देखिए स्वचालित वाहन में क्या होता है, एक यंत्र लगा होता है और वहाँ पर जो जितना दूरी हमने तय किया वह दूरी आपको वहाँ पर दिखता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर से स्पीड यानी कि चाल मापा जाता है, चाल मापी से हम लोग कहते हैं, नीचे वाला स्पीडोमीटर लिखा है ना, तो चाल मापने के लिए होता है। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। तो ये देखिए 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रेखीय संवेग क्या होगी। देखिए संवेग का आपको सूत्र पता है ना, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। यहाँ पर जो है संवेग का सूत्र आपको पता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि पी बराबर होता है, क्योंकि आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए पी बराबर यहाँ पर हो जाएगा एम भी, क्या हो जाएगा एम भी हो जाएगा, ठीक है, एम इंटू भी। तो एम मतलब क्या हो, द्रव्यमान। यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि 2 गुना, यानी कि 2m कर दिया पिंड का द्रव्यमान, ठीक है। और वेग क्या कर दिया जाए, वेग आधा, यानी कि v/2 कर दिया हम लोग। देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो गया, कट गया, है ना। तो कितना आया, एम भी आया,
कोई अंतर, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ा। तो पिंड का रेखीय समय क्या होगी? रेखीय समय वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या सही है, ठीक है, क्योंकि दो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 5 का बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा कितना का आप लोग उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि आपका तैयारी यहाँ से पता चलता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर। चलिए ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहा गया। यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान जो है क्रमशः 6 kg और 34 kg दिया गया है, मतलब वस्तु ए का द्रव्यमान कितना है 6 kg है, और वस्तु बी का द्रव्यमान कितना है 34 kg दिया गया। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमारे क्या है, ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। देखिए ए का जड़त्व क्या अधिक होगा? नहीं होगा। देखिए जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा, तो 6 kg इसका द्रव्यमान है मात्र। ठीक है, 6 kg इसका द्रव्यमान है। रुकिए, हाँ देखिए यहाँ पर कितना द्रव्यमान मिला गया है इसका 6 kg। ए का द्रव्यमान कितना है 6 kg, अब बी का द्रव्यमान है 34 kg। तो किसका जड़त्व ज़्यादा होगा? जड़त्व बी का ज़्यादा होगा। किसका होगा? बी का। क्यों बी का ज़्यादा होगा? क्योंकि बी जो है यहाँ पर 34 kg का है, 34 kg है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए हमारा क्या लिखा है, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बी का जड़त्व क्या होगा? ए के जड़त्व से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि बी का द्रव्यमान क्या ज़्यादा है, 34 किलोग्राम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? देखिए जड़त्व का नियम प्रथम नियम को कहा जाता है ना। तो यानी कि हमारा न्यूटन गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा हमारा। न्यूटन गति का प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 7 का ए नंबर ऑप्शन इधर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, संवेग के संरक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत आसान प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में हमारा है कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगी? देखिए जी का मान यह दे दिया है, मतलब यहाँ पे गुरुत्व त्वरण का मान दे दिया है ना। तो गुरुत्व त्वरण को लेते हुए एक हमारा सूत्र क्या होता है, एक हमारा सूत्र होता है F बराबर क्या होता है, F बराबर तो ma होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हमारा पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण यदि हम लोग लेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, और g का मान आपको यहाँ दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी का त्वरण आपको दे दिया है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले पृथ्वी पर इसका भार निकाल लेंगे, और उसका हम लोग क्या कर देंगे 1/6 कर देंगे, चंद्रमा पर हो जाएगा वही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F बराबर m का मान कितना दिया, मास कितना है 60 किलोग्राम। ठीक है, और g का मान आपको बोला है कि 10 बैठाना है, तो 10 और 60 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर हमारा आ जाएगा 600 न्यूटन। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 600 न्यूटन जो है ये हमारी क्या निकला, इस पर पृथ्वी पर भार निकला इसका। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर चंद्रमा पर निकालेंगे तो क्या करना होगा, 1/6 करना होगा। तो 600 का 1/6 आप लोग कीजिए तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए 600 था हमारा, और चंद्रमा पर इसका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो 6 1 6 और इधर 6 1 6 और डबल 0 बैठ जाएगा, यानी कि कितना आएगा 100 न्यूटन आएगा। तो मतलब यहाँ पर जो 100 न्यूटन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हमारा सही होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कहता है देख सकते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दें, आधा कर दिए, उसके बाद सुनिएगा, और तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। ठीक है, बीच की दूरी को हमने क्या किया, आधा कर दिया। तो यानी कि यहाँ पर जो है आपको जो फोर्स बराबर आपको सूत्र पता है, G इंटू आपकी NCERT किताब क्लास 9 के अनुसार कैपिटल M स्मॉल m बाई d स्क्वायर। अब कैपिटल M स्मॉल m क्या है, दो को हमारा कोई पिंड है, ये वाला पिंड का द्रव्यमान कितना है कैपिटल M, इस पिंड का द्रव्यमान है स्मॉल m, इनके बीच का दूरी ना d है। तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है ना, ये आपको यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, उसका दूरी को क्या किए, दूरी को आधा कर दिए, दूरी को क्या किया, आधा कर दिए। यानी कि दूरी जो है इस जगह पे आपको बैठाना है GMM बाई डी को हमने क्या किया, दूरी को आधा किए, यानी कि d/2 क्या कर दिए इसको, d/2 जगह आधा मतलब क्या, d/2 इसका स्क्वायर। जब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो हमारे यहाँ पर आएगा F बराबर 4 इंटू GMM बाई d स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमको लिखने में यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारी क्या जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है 4 गुना बढ़ जाएगा, ये वाला हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से बनाएंगे आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। 4 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। देखिए ध्वनि जो है ठोस, तरल और गैस, ठोस तरल मतलब द्रव्य, ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में गमन करती है ना। तो यहाँ पर बोला गया है गमन करती है, तो कैसे गमन, कहाँ गमन करती है, तो तीनों अवस्था में, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा तो ठोस में, उससे कम तरल और सबसे कम गैस में। तो ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, तो उस यहाँ पर सभी में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में, सबसे कम गैस, ठीक है, सबसे कम गैस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, प्रश्न संख्या 12 देखिए यहाँ पर क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न है वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। देखिए वायु में जो ध्वनि तरंगे जो होता है, तो ध्वनि तरंगे क्या होती है हमारी, ध्वनि तरंगे बोला गया है। ध्वनि तरंगे कभी कभी संपीड़न होगी, फिर कभी क्या होगी, फिर कभी क्या होगी, विरलन होगी, जो कि आपने पढ़ा है, कभी संपीड़न, कभी विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुधैर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुधैर्य तरंगे कहते हैं। तो वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, तो अनुधैर्य तरंगे का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो सही हो जाएगा, अनुधैर्य तरंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए प्रश्न संख्या 13 को देखिए आप लोग। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पर क्या है, मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। देखिए आपको यहाँ पर पता है कि हमारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी, 20,000 हर्ट्ज, और निम्न सीमा क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज जो इसका सही ऑप्शन होगा, 20,000 हर्ट्ज मतलब एच, ठीक है। यहाँ पर लेकिन 20,000 हर्ट्ज कहीं नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर किलो हर्ट्ज जरूर है। क्या है, किलो हर्ट्ज। तो 1 किलो में कितना होता है, 1,000 होता है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही होगा। क्यों होगा, आपको मैं कारण बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, 20, रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर हमारा लिखा है 20 किलो हर्ट्ज लिखा है। क्या लिखा है, 20 किलो हर्ट्ज, और किलो मतलब क्या होती है, 1,000, यानी कि 20 गुना 1,000। तो जब आप लोग 20 को 1,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, रुकिए थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 20 गुना 1,000। जब आप लोग 20 को 1,000 से गुना कीजिएगा तो हमारा आएगा 20,000, कितना आएगा, 20,000 हर्ट्ज आएगा, और यही जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो बिल्कुल सही है, 20 किलो हर्ट्ज होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो को हमारा विभिन्न पदार्थ हैं, ठीक है। ये दोनों पदार्थ क्या हो रही है, आपस में मिल रहे हैं, आपस में क्या हो रही है, मिल रहे हैं। तो इस मिलने को हम लोग क्या कहते हैं, इसको मिलने को हम लोग कहते हैं विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण। परासरण नहीं कीजिएगा, विसरण होगा यहाँ पर। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, जब स्वतः मिलते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं विसरण, ठीक है, याद रखिएगा, इसे विसरण होगा यहाँ पर सही। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। देखिए बर्फ का गलनांक जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए सेल्सियस को यदि आपको केल्विन में बदलना है तो क्या कीजिएगा, 273 उसमें ऐड करना होगा। जब आप लोग 0 में 273 जुड़िएगा तो यहाँ पर जो हमारा कितना आएगा, देखिए एग्जैक्टली 273 नहीं होता है, 273.16 होता है। कितना होता है, 16 केल्विन, है ना, 0 डिग्री बराबर। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि हमारा क्या होगा, 273 केल्विन होगा। अब 273 केल्विन तो यहाँ लिखा नहीं है, हाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। कितना लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में। यदि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस रहता तो ये भी हमारा सही होता, है ना, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ है नहीं, तो 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम लोग कहते हैं 273.16 केल्विन कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो बिल्कुल हमारा सही है। समझ आया, गलनांक पूछा था, समझ आया कि नहीं, तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित मतलब क्या, सबसे ज़्यादा किसे दबाया जा सकता है, किसे ज़्यादा इकट्ठा किया जा सकता है दबा करके, है ना। तो निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो गैस जो होगा ना वो बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर कौन सा गैस लिखा है, हाइड्रोजन गैस, तो यही सही कर दीजिए, क्योंकि नमक तो हमारा ठोस है, तेल ये द्रव है, ये जल भी क्या द्रव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक का उदाहरण है, ठीक है। यौगिक क्या पूछा, यौगिक। देखिए लोहा तो हमारा तत्व है, पीतल क्या मिश्रण है, जल हमारे क्या यौगिक है, और सी क्या लेगा, डी क्या लेगा, तांबा, तांबा हमारे क्या तत्व है। तो यहाँ पर बोला था यौगिक का उदाहरण, यौगिक क्या हो जाएगा, यौगिक हमारा जल होगा। क्या होगा, जल, ऑप्शन में सी होगा यहाँ पर, ओके, ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। अब देखिए जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, क्या होता है, H2O। तो ये हमारे क्या एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना है एक निश्चित अनुपात में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न है, पीतल किस धातु का मिश्रण है, ठीक है। पीतल जो है किस धातु का मिश्रण है, ये यहाँ पर बोला गया है, ठीक है।
देखिए पीतल जो होता है ना, पीतल जो होता है, ध्यान समझिएगा, पीतल जो होता है वे हमारा कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। जिंक मतलब क्या, जस्ता, कॉपर और जस्ता, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लिखा है जिंक और कॉपर, ये आप लोग सही कीजिएगा, ये सही होगा हमारा। तो पीतल किस धातु का मिश्रण है, तो पीतल जो है जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है, 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसको जो मतलब हो चुका और फिर उसी अवस्था में वह वापस नहीं आएगा। यदि वह उसी अवस्था में वापस आ जाएगा तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे, और यदि वह उसी अवस्था में वापस नहीं आएगा तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इसे समझिए, इसे हम लोग जैसे कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गया, जल करके खत्म हो गया है, तो जल कर खत्म हो गया तो वह फिर उसी अवस्था में कैसे आएगा, खत्म हो चुका, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे समझिए, ईजी वे में समझिए, आपके पास सब्जी है, सब्जी का आपने तरकारी बना दिया, तो तरकारी जो है उसी से सब्जी बन सकता है, फिर से नहीं बन सकता है ना। तो ये हमारे कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन आप लोग समझ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन जो बदल चुका उसको फिर मतलब उसी अवस्था में फिर आ जाएगा, जैसे कि हमारा पानी से बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बनेगा, फिर बर्फ फिर पानी चलते रहेगा। तो ये क्या हमारा भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल रहा है, फिर मोमबत्ती आप प्राप्त कर लेंगे, पिघाल देंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो ये हमारे क्या है, एक भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे क्या पूछा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, जल का बर्फ में बदलना, भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, देखिए भोजन जो है पच गया, अब पचा हुआ जो भोजन, जो मल जो है, उससे फिर भोजन कैसे बनेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हमारे क्या सही है, उससे तो फिर खाद बन जाएगा, है ना, तो फिर अलग अलग चीज़ बन रहा है। तो निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, भोजन का पचना जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए भोजन जो हमारा पच रहा है पेट में, ठीक है, तो ये जो पच गया उससे फिर भोजन नहीं बन सकता है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहते हैं, 20 नंबर प्रश्न है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होगा। देखिए सोडियम ऑक्साइड का सूत्र जो है Na2 होगा, N2O होगा, Na2O होगा, क्या होगा, Na2O, ठीक है, Na2O क्या होगा, Na2O होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगी, Na2O होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है, ठीक है। तो मोलों की संख्या बराबर आप लोगों को पता है, दिए गए द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान एक सूत्र होता है हमारा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें मोल निकालना है, ठीक है, मोल निकालना है। और देखिए आपको इसका मैं सिंपलेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। देखिए जल क्या होती है, H2O होता है। इसका यदि आप लोग मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान अनुभार भी इसी को कहते हैं, ठीक है। यानी कि इधर कितना हो जाएगा, 1 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, और गुना कर देंगे 2 से, और जोड़ देंगे हम लोग ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का हमारा होता है 16। जब आप लोग इसे जोड़िएगा तो 2 और इधर 16 कितना हो जाएगा 18, कितना आएगा 18, ठीक है। यानी कि 1 मोल मतलब जल के अणु में, ठीक है, इसका मतलब कि H2O जो है कितना है, H2O, इसका यदि आप लोग अनुभार निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 18 निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा 36 ग्राम जल, कितना ग्राम, जब 18 ग्राम हमारा रहता है तो 1 मोल होता है, कितना मोल होता है 1 मोल, तो 36 ग्राम में कितना मोल होगा, सिंपली तरीका है 2 मोल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 मोल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो बिल्कुल हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 18 दूनी 36, 2 मोल हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, 22 नंबर प्रश्न है C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होता है। देखिए C2H2 मोलर द्रव्यमान जो है, इसका मोलर द्रव्यमान निकालना, मोलर द्रव्यमान अनुभार वही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, C2H2 है, C2H2 है। तो देखिए कार्बन जो है, इसका हमारा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह हमारा कितना होता है, इसका जो है 12 होता है, कितना होता है 12। अब गुना करना हमारा 2 से, और जोड़ देना 1, और हाइड्रोजन का 1 होता है इसलिए, और गुना करना 2 से, तो कितना जाएगा 12 दूनी 24, और जोड़ 2, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। यानी कि इसका जो है हमारा कितना निकला 26 निकलेगा, अनुभार कितना निकलेगा 26, यानी कि मोलर द्रव्यमान कितना निकलेगा 26। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉम्सन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सही होगा हमारा, जे थॉम्सन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ये अब हमारा यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है, और 24 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 11, और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना है ना,
उसी को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। अब प्रोटॉन की संख्या वो भी यदि पर रहता है इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन, तो वह भी हमारा परमाणु संख्या ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है हमारे क्या है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व, ध्यान से देखिएगा, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। देखिए क्या जो परमाणु हमारे क्या है समस्थानिक है, क्या है समस्थानिक, ठीक है। तो समस्थानिक मतलब क्या होता है, जिसमें परमाणु संख्या क्या होता है बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका हमारा क्या होगा, इसका जो होगा न्यूट्रॉन होगा, क्या होगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो सही है, बहुत आसान क्वेश्चन था, न्यूट्रॉन इसका बिल्कुल सही होगा। इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं, यहाँ बोला नहीं होंगे, तो न्यूट्रॉन ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर क्या कहता है, 26 हमारा निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है। एक कोशिक जीव क्या हो जाएगा, जो एक कोशिका से मिलकर बना, एक ही कोशिका से बना है, तो यह अमीबा क्या होगा, यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। लाइसोसोम का निर्माण जो गोल्जी उपकरण करता है, कौन करता है, गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। देखिए कोशिका झिल्ली के आर पार जो पदार्थों का आना जाना ना, ये परासरण के कारण होता है। किस कारण से, परासरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, हमारा परासरण होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। पौधे के शीर्ष, देखिए उत्तक यहाँ पर पूछा गया ना, कौन सा उत्तक पाया जाएगा, तो विभाज्य उत्तक। कौन सा उत्तक, विभाज्य उत्तक। आसान क्वेश्चन था और ये वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, 30 नंबर प्रश्न है, रक्त के तरल अघात्री भाग को क्या कहते हैं। रक्त के तरल अघात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्लाज्मा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है ना दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे, दूध उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है। कितना आसान, रबी फसल जो शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है ना, चना होगा, चना, ठीक। चना यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। खरीफ फसल पूछा रहता है तो आप लोग धान भरते हैं, मक्का भरते, अरहर भरते, ये हमारा खरीफ फसल है। रबी फसल क्या है, चना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। देखिए जीवों का वर्गीकरण पूछा गया है और सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या है, उसके जनन की प्रक्रिया। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे क्या लिखा है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं। देखिए पादप वर्ग का उभयचर जो है ना, पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा जब आप लोग किताब पढ़िएगा तो पहले ही लिखा गया है ब्रायोफाइटा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हेल निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है। व्हेल जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो स्तनपाई होगा, क्या होगा, स्तनपाई। स्तनपाई बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, इस सरीसृप मतलब से ये नहीं होगा, ठीक, स्तनपाई होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है, वैश्विक उष्णन, वैश्विक उष्णन, उष्मन लिख दिया यहाँ पर, उष्णन, उष्णन होगा। वैश्विक उष्णन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है। वैश्विक उष्णन, आखिर हमारा जो तापमान जो बढ़ रहा है पृथ्वी का, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो ये किस गैस के कारण हो रहा है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक लगाइएगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा गया, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होता है। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा। जल प्रदूषण से जो है वे हमारा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जल के तापमान में परिवर्तन, ये तो नहीं है, हैजा नहीं होगा, जल के ऑक्सीजन में कमी, ये नहीं। देखिए यहाँ ये सब होगा हमारा, ये वाला नहीं होगा, फेफड़े संबंधी रोग, ठीक है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा, तो फेफड़े संबंधी रोग ये नहीं होगा, है ना। चलिए देखिए, जल जो हम लोग जल पीते हैं ना, तो पीते तो पेट में ना गड़बड़ होगा, फेफड़ा में कैसे गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग भी समझिए। यहाँ पर यदि हम लोग सांस लेते, जैसे कि देखिए कोरोना वायरस जो था, वो वायरस जो है हमारे सांस के द्वारा कहाँ घुस रहा था, फेफड़ा में, इसी कारण से फेफड़ा डैमेज हो रहा था। तो जल तो हमारा सांस थोड़ी ले रहे, पेट में जाएगा, तो यहाँ पर पेट संबंधी रोग होता है ना। तो यानी कि हमारा फेफड़े संबंधी रोग नहीं होगा।
37 का क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। असंक्रामक मतलब क्या है, संक्रामक मतलब जो किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में छुआछूत के कारण फैल जाता है, ठीक है, तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और यहाँ पर क्या बोला, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग मतलब जो कि जो मतलब असंक्रामक, जो मतलब फैलता नहीं है, ठीक है। तो भी हमारे यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर खांसी जुकाम जो है फैलता है, रतौंधी, ये रतौंधी होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही करिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। हैजा होगा, हैजा हमारे क्या होगा, संक्रामक कैटेगरी में आ जाएगा ये सब, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है असंक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन रोग के उदाहरण है। देखिए दीर्घकालीन रोग जिससे हमारी क्या होती है, हमारे शरीर के कोई अंग प्रभावित हो जाता है दीर्घकालीन रोग में, है ना। तो क्या होगा, टीबी यहाँ पर जो है सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, टीबी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं। जीवाणु, देखिए जीवाणु किस में आएगा, जीवाणु हमारा मोनेरा में आएगा। किसमें, देखिए प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई, ये नहीं होगा बाबू। तो यहाँ जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आते हैं, तो मोनेरा में यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मोनेरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सभी जगह पर इस वीडियो को आप लोग को फैला देना है, ताकि सभी बच्चे इससे जुड़ सके और सभी को देख सके और सभी को फायदा उठा सके, ठीक है ना। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं।